देखना ना, फास्फोरस, ये रहा बच्चों फास्फोरस। मैं आपको बता दूं कि वास्तव में जो फास्फोरस है ना, ये आपको P4 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसी फॉर्म में पाया जाता है। ठीक, वैसे फास्फोरस बहुत टाइप्स के हैं बच्चों। अगर मैं आपको फास्फोरस की बात करूं तो फास्फोरस एक नहीं, फास्फोरस बहुत टाइप्स के हैं। लेकिन हमें क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में सुनिए। हमें पढ़ना है व्हाइट फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस। अच्छा, अगर मैं व्हाइट फास्फोरस भी बोलूंगा तब भी मैं P4 ही बोलूंगा। मैं बार बार कहना चाहता हूं मैं P4 ही बोलूंगा, बस नाम चेंज कर रहा हूं। मैं लिख दे रहा हूं व्हाइट फास्फोरस। दूसरा है बच्चों रेड फास्फोरस। आपने रेड फास्फोरस का नाम सुना है ना, रेड फास्फोरस, किसने सुना? और एक होता है बच्चों ब्लैक फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस। 3 प्रकार के फास्फोरस हैं, हमारे एनसीईआरटी में भी है, हमें यही पढ़ना। व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस और बच्चों ब्लैक फास्फोरस। मैं शुरू करने से पहले मैं तीनों के बारे में थोड़ी सी छोटी सी कहानी बता दूंगा। छोटी सी कहानी ये है ना, इन तीनों के बारे में एक बार बता दूं जो नीट में या जेईई के लिए इंपॉर्टेंट है, और फिर मैं उसका रीजन भी बता दूंगा कैसा क्यों है, लेकिन मैं ऊपर ही लिख देता हूं ताकि जो हमारा क्वेश्चन है वो हमें पहले ही ध्यान रहे। क्या क्वेश्चन का ध्यान सुनिएगा। जो जेईई स्टूडेंट है वो वीडियो के थ्रू ही ऑनलाइन रहेंगे, मैं बार बार कह रहा हूँ जेईई वाले तो सामने ही रहे। अगर मैं बात करूं बच्चों इनकी रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी की बात करूं, रिएक्टिविटी मतलब ये हुआ कि इन तीनों में सबसे ज्यादा फास्ट रिएक्शन कौन करता है। बच्चों रिएक्टिविटी मतलब ये हुआ कि इन तीनों में सबसे फास्ट रिएक्शन कौन करता है। तो मैं बताना चाहता हूं बच्चों व्हाइट फास्फोरस सबसे ज्यादा फास्ट रिएक्शन करता है, उसके बाद रेड फास्फोरस होता है, और सबसे लास्ट में ब्लैक फास्फोरस होता है। अच्छा, कोई मुझे स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताएगा? बच्चों रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी ना दोनों एक दूसरे के उल्टा होते हैं। उल्टा मतलब जो जितना ज्यादा रिएक्शन करेगा फास्ट ना, उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। तो बच्चों ब्लैक फास्फोरस ज्यादा स्टेबल होता है, उसके बाद रेड फास्फोरस, और बेचारा व्हाइट फास्फोरस ना बहुत कम स्टेबल होता है। मैं आपको लिख देता हूं कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस बात को ध्यान रखेंगे। अब एक एक करके शुरू करते हैं, जिसका नाम है सबसे पहला आपका फेवरेट व्हाइट फास्फोरस। व्हाइट फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस के बारे में कुछ खास बातें सीखेंगे हम बच्चों, जो आगे चल के हमारे नीट, जेईई, गुस्केट और जीएसपी बोर्ड जिस एग्जाम में बैठेंगे उसमें काम आएगा, है ना, व्हाइट फास्फोरस। अच्छा, व्हाइट फास्फोरस के बारे में जरा कुछ सब जरा कुछ बातें ध्यान सुनना। देखो, सबसे पहले ये है कि इससे कैसे बनाया जाता है, इसका प्रिपरेशन देखते हैं। बहुत सिंपल सा तरीका बच्चों, बनाने का सिंपल तरीका है। क्या करते हैं, कैल्शियम फास्फेट लेते हैं, कैल्शियम फास्फेट। कोई बताएगा कैल्शियम फास्फेट का फॉर्मूला क्या बनेगा? बच्चों कैल्शियम पे कितना चार्ज होता है? +2। +2। और फास्फेट पे कौन बताएगा? -3। -3। आपको पता है ना इसका नाम फास्फेट है। चलिए फॉर्मूला कौन बताएगा? CA3PO4 twice। यस, तो कैल्शियम फास्फेट का फॉर्मूला होगा CA3PO4। कैल्शियम फास्फेट हो गया बच्चों, ये हो गया कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम फास्फेट हो गया। और बच्चों इसकी रिएक्शन किससे करानी है? सिलिकेट से। इसका नाम सिलिकेट होता है, SiO2, इसका नाम सिलिकेट होता है, सिलिकेट। अच्छा, मान लो कि यदि मैं किसी कोई भी फॉर्मूला उसका नाम नहीं लिख पाता हूँ, और जब आप नोट्स बनाया करें तो आप उस फॉर्मूले को सर्च करके आप नोट्स कंप्लीट कर लिया करें। हो सकता है मैं जल्दबाजी में ना लिख पाऊँ, तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे ना, सारे फॉर्मूले का आंसर लिखेंगे। तो बच्चों जब रिएक्शन होता है ना, तो क्या होता है, कैल्शियम और ये सिलिकेट आपस में रिएक्शन करता है। तो जब भी कैल्शियम सिलिकेट आपस में रिएक्शन करके ये बनाता है कैल्शियम सिलिकेट, इसका नाम है कैल्शियम सिलिकेट, CaSiO3 कैल्शियम सिलिकेट बनता है। और बच्चों साथ में जरा ध्यान सुनिएगा, साथ में ये जो फास्फोरस है, याद रखिए यहाँ पे फास्फोरस पड़ा हुआ है, साथ में फास्फोरस यहाँ पे बच्चों P4O10 बनाता है। इसका नाम है फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। कोई बोलेगा सर इसमें फास्फोरस पेंटाऑक्साइड कैसे है? मैं बताना चाहता हूँ, देखो जरा,
फास्फोरस पेंटॉक्साइड ये होता है ना P2O5, इसी का डाइमर कर दूंगा तो बोलो क्या बन जाएगा, क्या P4O10 बन जाएगा? तो नाम तो वही है ना। हाँ सर। हाँ सर। हाँ, इसका भी नाम होता है फास्फोरस पेंटॉक्साइड। लेकिन क्वेश्चन ये है कि सर अभी भी व्हाइट फास्फोरस नहीं बना, तो कोई बात नहीं बच्चों, इसमें कोक मिला दो। कोक, कोक समझते हैं ना हाँ सर। बच्चों? कोक हाँ मतलब सर। कोयला, कोयला मिला दो। जैसे कोक मिलाएंगे तो बच्चों ये फास्फोरस अलग हो जाएगा P4, और कोक मतलब कार्बन और ऑक्सीजन मतलब मिलके CO बना देंगे बच्चों, इसी को बोलते हैं व्हाइट फास्फोरस। तो बच्चों ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, बड़ा सिंपल सा बात है। एक आपको एक चीज और बता देता हूँ, जस्ट नॉलेज की बात बता देता हूँ बच्चों। एस ब्लॉक में ना, एस ब्लॉक में ये जो कैल्शियम फास्फेट है ना, ये जो कैल्शियम फास्फेट है, ये जो कैल्शियम फास्फेट है ना, एस ब्लॉक में इसको थॉमस स्लेग के नाम से भी जाना जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा, बस ऐसे ही जस्ट फॉर नॉलेज। खैर आप इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे देखते हैं। आप सब लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले, आगे देखते हैं। ले लिया। ठीक, तो बच्चों व्हाइट फास्फोरस के बारे में कुछ खास बातें आपको बता देता हूँ, इसको हटा के। तो बच्चों व्हाइट फास्फोरस के बारे में मैं कुछ बातें बता रहा हूँ, क्या क्या बातें सुन लीजिए। इसकी मैं कुछ प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, इसके कुछ गुण बताने जा रहा हूँ। क्या गुण है देखो, याद रखिएगा जो मैं चीजें लिख रहा हूँ ना स्क्रीन पे, वो सब के सब इंपॉर्टेंट है। इसकी पहली प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, कि बच्चों ये व्हाइट कलर का होता है, और ये वैक्सी, वैक्सी समझते हैं ना, वैक्स, वैक्स जानते हैं ना, जानते हो ना, नहीं जानते हो? हाँ अरे मोम जानते हो, मोम? तो बच्चों सर। ये ना सॉलिड वैक्सी व्हाइट कलर का होता है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। खैर दूसरा देखते हैं, सेकंड। बच्चों सेकंड बताने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ, जरा ध्यान सुनिएगा। मुझे कोई बताएगा पानी, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सॉल्वेंट, जरा ध्यान सुनिए कि इंपॉर्टेंट बात लिख रहा हूँ। सॉल्वेंट मतलब जिसमें किसी चीज को घोलना है। कोई बताएगा पानी पोलर सॉल्वेंट है कि नॉन पोलर? पोलर। पोलर। पोलर सॉल्वेंट। कैसे पता आपको पोलर सॉल्वेंट है, कैसे पता? मतलब बहुत सिंपल सा तरीका है कि सर इस पानी की आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो यहाँ पे H+ और OH- आयन बनेगा, तो ये पोल दिख रहा है, पोल। और वैसे भी इसका डायपोल मोमेंट जीरो नहीं है, और जिसका डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होता वो पोलर होता है। डायपोल मोमेंट जीरो मतलब इसमें पोल है, प्लस और माइनस। बच्चों आपको इस CH2 के बारे में क्या ख्याल है, कार्बन डाइसल्फाइड? पोलर। नहीं नहीं बच्चों, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है, नॉन पोलर सॉल्वेंट। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा सर ये कैसे नॉन पोलर सॉल्वेंट है, तो हम दिखा देते हैं। देखो, क्या आप इसकी स्ट्रक्चर ऐसे बनाएंगे? कुछ आना बोल दो। हाँ अब मुझे बताओ, हाँ सर। हाँ कार्बन और सल्फर में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? सल्फर? कार्बन। नहीं, सल्फर की ज्यादा, कार्बन का, सल्फर का, सल्फर का ज्यादा है। खैर कोई बात नहीं बच्चों, तो सल्फर इधर की तरफ खींचेगा, और मुझे बताओ ये सल्फर इधर की तरफ खींचेगा। मुझे बताओ क्या ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे? देख लो ध्यान से। तो बच्चों इसका डायपोल मोमेंट कितना आ जाएगा, 0। और जिसका डायपोल मोमेंट 0 होता है बच्चों, वो नॉन पोलर ही तो होता है। समझ नहीं पाया यार, हेलो? समझ गए सर। अच्छा नहीं समझ पाया तो एक चीज याद कर लो, क्या याद कर लो? पानी पोलर होता है और कार्बन डाइसल्फाइड नॉन पोलर होता है, बस इसको याद कर लो। खैर कोई बात नहीं, मैं इधर लिखता हूँ, ध्यान सुनो बच्चों। अब मान लो कि आपके पास जैसे मान लो मेरे पास व्हाइट फास्फोरस है, तो मैं व्हाइट फास्फोरस को एक बार मैं पानी में डाल के देखूंगा। तो बच्चों पानी में डालने पे ना व्हाइट फास्फोरस घुलता नहीं है, इनसॉल्युबल है। लेकिन बच्चों अब मैं सोचूं कि सर कार्बन डाइसल्फाइड में डाल के देखूं, तो बच्चों ये कार्बन डाइसल्फाइड में जाने के बाद घुल जाता है। याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है जो मैं बातें बोल रहा हूँ, कि मैंने क्या बोला जरा मुझे बताओ, क्या ये पानी में घुलता है क्या? इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल समझते हैं ना? हेलो बच्चों, हाँ इनसॉल्युबल, सर। हाँ इनसॉल्युबल का मतलब होता है जो सॉल्युबल ना हो, इनसॉल्युबल
इन H2O, मतलब यह पानी में इनसोल्यूबल होता है, ठीक है। लेकिन बच्चों सोलूबल इन H2O, सॉरी CH2, कार्बन डाइसल्फाइड। देख रहे ना ध्यान से आप, क्लियर है? ये बच्चों दूसरी प्रॉपर्टी। बच्चों तीसरी बात ध्यान सुनिए, थर्ड। बच्चों अगर आप इसको अंधेरे में रखेंगे ना, अंधेरे मतलब मान लो अचानक लाइट चली जाए ना, तो ये ग्लो करता है, चमकता है, ये बात ध्यान रखिए। ग्लो, ग्लो मतलब होता है ना, समझते हैं ना, ग्लो समझते हैं ना, ग्लो इन डार्क। हाँ सर। डार्क, अंधेरे में ये चमकता है, ठीक है। अब आगे सुनिए बच्चों, फोर्थ नंबर सुनिए। बच्चों ये जो व्हाइट फास्फोरस है ना, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव, अभी थोड़ी देर पहले हमारी आपकी बात हो चुकी है, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होगा, मुझे आप बताइए, तो इसको कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा ना। अगर आप कहीं ना कहीं नहीं रखेंगे तो ये फास्ट रिएक्शन किसी से कर लेगा। तो मैं बच्चों बताना चाहता हूँ ना, इसको ना पानी के अंदर डाल के रखते हैं। केप्ट मतलब होता है रखना, केप्ट अंडर वाटर मतलब पानी के नीचे रखते हैं, पानी के नीचे रखते हैं। देख लीजिए मैंने इसकी 4 बातें लिखा दिया, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूँ। बच्चों जब यूट्यूब पे लेक्चर जाता है ना, तो सब पूछते हैं कि आप इंग्लिश को इतने ज्यादा हिंदी में क्यों एक्सप्लेन करते हैं। तो फिर मैं बच्चों को बताता हूँ, मतलब जो भी हमारे दोस्त हैं, कि जो हमारे जो स्टूडेंट है ना, वो GSB बोर्ड के स्टूडेंट है, मतलब मैं गुजरात में पढ़ाता हूँ, तो वो केवल और केवल गुजराती मीडियम में है, तो इसलिए उनको समझाने के लिए ना हिंदी और इंग्लिश, उनको समझाने के लिए मुझे इंग्लिश को और शुद्ध मतलब भाषा में बोलना पड़ता है, जिससे उनको भी समझ में आ जाए, क्योंकि उनकी जो लैंग्वेज है वो गुजराती है, और वो पेपर भी गुजराती मीडियम में देते हैं। बच्चों इसको मैं हटा दूं? यस सर। ठीक है। तो बच्चों व्हाइट फास्फोरस से रिलेटेड कोई गलती तो आप नहीं करोगे ना एग्जाम में? नहीं सर। नहीं। हाँ, ऐसा क्वेश्चन, मान लो ऐसा क्वेश्चन पूछे कि इनमें से कौन सा फास्फोरस पानी में सोलूबल नहीं है, तो टिक लगा दूंगा ना व्हाइट फास्फोरस पे। व्हाइट फास्फोरस। दिव्य पटेल गलती से ब्लैक पे मत लगा देना, समझ गया? हाँ सर। अच्छा, और बताओ दिव्य पटेल सब ठीक है? हाँ सर। ठीक, बहुत बढ़िया, गुड। तो चलो शुरू करते हैं इसकी स्ट्रक्चर। अच्छे से पढ़ाई करो दिव्य। हाँ सर। हाँ, नहीं तो हम जिस दिन तुम मुझे मिलोगे ना स्कूल कैंपस में, तो उसी दिन हम तुमसे पूछेंगे क्वेश्चन, याद रखना। तुम आओ तो सही एक बार। हाँ। अच्छा, देखते हैं। चलो व्हाइट फास्फोरस के बारे में देखते हैं बच्चों, व्हाइट फास्फोरस कैसी स्ट्रक्चर बनती है, ध्यान सुनना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं फिर लिख देता हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, ध्यान सुनना, कि सर ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव क्यों है? मतलब इसको कहीं भी रखो तो इतनी तकलीफ है ना, ये फटाक से रिएक्शन कर लेता है, और सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। अगर इंसान सबसे ज्यादा रिएक्टिव, इसका मतलब स्टेबिलिटी उसकी नहीं होती है, अनस्टेबल है। तो सर इसका रीजन क्या है? बच्चों इसका रीजन इसकी स्ट्रक्चर में छुपा हुआ है, जरा सुनो। अगर आपने देखा होगा तो व्हाइट फास्फोरस कैसे बनाया जाता है, सबसे पहले आपने अगर वो जो काजू की बर्फी खाई है ना, बिल्कुल वैसे बनाया जाता है, ऐसे P4 फॉर्म में, ऐसे काजू की बर्फी ऐसे बनाई जाती है, क्यों ऐसे ही बनाई जाती है? बीच में थोड़ा सा मैं भी थोड़ा सा सिल्वर की पॉलिश करके देखने में अच्छा लगे। और बच्चों इधर देखो, इधर ऐसे इसको जोड़ दिया जाता है, और इसको ऐसे जोड़ दिया जाता है। चलो, सबसे पहला क्वेश्चन कि यहाँ पे टोटल कितने लोन पेयर है, कौन गिन के बताएगा कितने लोन पेयर है यहाँ पे? बहुत समस्या है ना देश में, कितने लोन पेयर है? पहले मैं बता दूं, महात्माओं सुन लो, नाइट्रोजन फैमिली में 1 लोन पेयर होता है, और ऑक्सीजन फैमिली में 2 लोन पेयर होता है, और हेलोजन फैमिली में 3 लोन पेयर होता है। मैंने इतनी बार बता दिया है, इतनी बार बता दिया है कि कंफ्यूजन मुझे इसलिए है कि आप कैसे नहीं समझ पाते हैं कि नाइट्रोजन फैमिली में सभी के पास 1-1 लोन पेयर होता है। तो जरा मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए,
टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ये है 4। पहला क्वेश्चन आपके पेपर का याद रखिएगा। फास्फोरस का सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाइट फास्फोरस में टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हैं। अब एक और खतरनाक क्वेश्चन पूछ रहा हूं बच्चों, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या है फास्फोरस का? sp3 sp3। इतना सोचने की जरूरत ही नहीं है यार, आपको नहीं दिख रहा क्या? 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा और 1 लोन पेयर। सिंपल सी बात है भाई, देखो ना, 3 सिग्मा और 1 लोन पेयर, तो स्टेरिक नंबर आएगा 4 और स्टेरिक नंबर 4 मतलब sp3। सिंपल सी बात है। खैर कोई बात नहीं, अच्छी बात है। चलो अब मुझे एक क्वेश्चन का जवाब और दे दो बच्चों, इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? ये पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये तीसरा। कौन बताएगा इसकी ज्योमेट्री? यार ये तो मैं पढ़ा चुका हूँ यार हाइब्रिडाइजेशन में। अगर 3 सिग्मा बॉन्ड और 1 लोन पेयर हो तो ज्योमेट्री बता तो चुका हूँ, तुम लोग कैसे भूल जाते हो? बताओ तो यार। 4 सिग्मा और 0 लोन पेयर, मैंने क्या बताया था? टेट्राहेड्रल, याद आ रहा? कुछ तो बोलो, चलो आगे बोलो। तो 3 सिग्मा और 1 लोन पेयर, बोलो जल्दी बोलो, जल्दी से। स्क्वायर प्लानर। लो स्क्वायर प्लेनर चला गया भाई साहब। ये पिरामिडल। वाह भैया, बोलो जल्दी से। ट्राइगोनल। भैया ये पिरामिडल। पिरामिडल आता है। हाँ, भूल गए क्या अमोनिया की स्ट्रक्चर? खैर कोई बात नहीं। और बच्चों यदि अगर 2 सिग्मा और 2 लोन पेयर हो तो क्या कर रहे हो तुम लोग? आंसर नहीं दे रहे हो। पानी की स्ट्रक्चर भूल गए क्या? वी शेप। वी शेप, बहुत बढ़िया, गुड। वी शेप। आप लोग, मैं आपको बता दूं, संडे टेस्ट में हाइब्रिडाइजेशन भी आएगा, फिर से सुन लो, एक बार फिर सुन लीजिए। केमिकल बॉन्डिंग में हाइब्रिडाइजेशन आएगा क्योंकि मुझे उसकी जरूरत है। बाकी पूरा पी ब्लॉक जहां भी पढ़ाऊंगा। और बच्चों इसके फेवरेट एग्जांपल है मेथेन। आप सभी लोग से एक बार फिर सुन लीजिए। सभी लोग संडे टेस्ट में केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल, एक बार फिर सुन लीजिए संडे टेस्ट का सिलेबस। पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग और जितना भी पी ब्लॉक मैंने पढ़ा है वो सब आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि पीरियोडिक टेबल बार बार आप भूल जाते हैं, इस बात का मुझे बहुत तकलीफ है। खैर कोई बात नहीं। तो बच्चों इसका जो ज्योमेट्री होगी ना वो होगा पिरामिडल। ट्राइगोनल पिरामिडल भी कुछ लोग बोलते हैं, पिरामिडल हो गया। चलिए अच्छी बात है, ये हो गया पिरामिडल, ये हो गया पिरामिडल। अब एक क्वेश्चन और बताता हूं बच्चों, जरा ध्यान सुनिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, आप देखिए बच्चों। मैं थोड़ा सा आप ये देखिए, आप ये देख रहे हैं ना, ये बच्चों ये जो एंगल होता है ना, ये 60 डिग्री का एंगल होता है। अब मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि अगर किसी के पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो उसमें बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए? बताओ। यार अगर कोई 109 डिग्री 28 मिनट। sp3 हाइब्रिडेशन में बॉन्ड एंगल कितना होता है? आपने क्या सीखा है? 109 डिग्री 28 मिनट 28 मिनट होता है, सही है। लेकिन बच्चों P4 में बॉन्ड एंगल अभी मैंने कितना बताया? 60 डिग्री। अब जरा ध्यान से सुनना बच्चों, sp3 अगर कोई भी स्ट्रक्चर हो तो उसको 109 डिग्री 28 मिनट रहने पे बड़ा तकलीफ नहीं होता, वो बहुत सुखी रहता है। सोचो बच्चों, 109 डिग्री इसका वास्तव में बॉन्ड एंगल होना चाहिए, लेकिन है कितना? 60 डिग्री। बच्चों इसी के कारण इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेन रहता है, ये बहुत तकलीफ में रहता है, और इसको जैसे भी चांस मिला ना ये तुरंत रिएक्शन कर लेता है। क्यों? क्योंकि बच्चों ये बहुत तकलीफ में, यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे जो एंगल स्ट्रेन है ना, एंगल का जो तनाव है ना, एंगल स्ट्रेन ना बच्चों वो बहुत ज्यादा है, मोर।
और इसी एंगल स्ट्रेन मोर ज्यादा होने के कारण बच्चों ना ये हाईली रिएक्टिव होता है। क्या आपको आंसर मिल गया कि ये ज्यादा रिएक्टिव क्यों होता है? हाँ सर। मेरी बात सुनो बच्चों, देखो ये sp3 है ना, तो sp3 कोई भी स्ट्रक्चर ना 109 डिग्री 28 मिनट में रहना चाहता है। क्यों? क्योंकि sp3 109 डिग्री 28 मिनट में स्टेबल होता है। लेकिन बच्चों 109 डिग्री 28 मिनट छोड़ो, ये इतना कम है कि सोचो एक 60 डिग्री और 109 डिग्री 28 मिनट में कितना डिफरेंस है। तो बच्चों इसी के कारण ये हमेशा स्ट्रेन, हमेशा तनाव में रहता है, हमेशा तनाव में रहता है। और बच्चों इसी तनाव के कारण ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल होता है। ये बात ध्यान रखिएगा, इसकी स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। तो मैंने आपको व्हाइट फास्फोरस अच्छे से बता दिया है, ठीक है। अच्छा एक दो क्वेश्चन और पूछ लेता हूं, अगर मेरी बात सुन लीजिए। आप एक क्वेश्चन और बता दीजिए बच्चों, टोटल फास्फोरस कितने बॉन्ड यहाँ पे हैं, कौन बताएगा? टोटल पीपी बॉन्ड कृपा जोशी कितने हैं, जरा बताइए तब। कृपा जोशी 6 दिख रहा है? ओके, टोटल 6। चलिए अब इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उससे मैंने अब ले लीजिए। चलिए बच्चों, तो मैंने व्हाइट फास्फोरस बता दिया। अब मैं बताने जा रहा हूं इसकी कुछ केमिकल रिएक्शन। मैं केमिकल रिएक्शन बताने जा रहा हूं जो कि इंपॉर्टेंट है। इसको हटा रहा हूं मैं। आज हमें व्हाइट फास्फोरस कंप्लीट करना है, व्हाइट फास्फोरस, इससे रिलेटेड कोई डाउट नहीं आना चाहिए, ठीक है। इसको हटा रहा हूं मैं, कंप्लीट कर लेना व्हाइट फास्फोरस आज। तो बच्चों हमने व्हाइट फास्फोरस कैसे बनाया जाता है, व्हाइट फास्फोरस की क्या क्या गुण है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है, मैंने बता दिया। अब जो बताने जा रहा हूं बच्चों उसका है व्हाइट फास्फोरस की क्या क्या केमिकल रिएक्शन है। ऐसा क्यों बताने जा रहा हूँ? क्योंकि मैं आपको बार बार कहना चाहता हूँ कि व्हाइट फास्फोरस की केमिकल रिएक्शन पेपर में पूछता है, जो इम्पोर्टेंट है, और हम चाहते हैं कि आप उसको याद रखें। उसकी जो रिएक्शन है ना उसको पेपर में आता है, और जो रिएक्शन मैं बताऊंगा ना उसको सामने लिख लेना। अभी जो बताने वाला हूं कृपया सब लोग म्यूट ही रखें। चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों है हेडिंग है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन हेडिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट, केमिकल रिएक्शंस। म्यूट कर लें सब लोग, जो लोग म्यूट नहीं किए, किसी की आवाज आ रही है। खुशी पटेल आवाज आ रही है क्या? म्यूट कर लीजिए खुशी पटेल। चलिए ठीक है। तो बच्चों इसकी केमिकल रिएक्शन में जो सबसे पहली रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहली रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं रिएक्शन विथ एल्केली। अच्छा कुछ लोग को एल्केली में कंफ्यूजन होगा, तो मैं बताना चाहता हूँ एल्केली रिएक्शन का मतलब ये हुआ कि हम बेस से रिएक्शन करा रहे हैं। आप कंफ्यूज ना हो, रिएक्शन विथ एल्केली मतलब बेस से रिएक्शन होने जा रही है। मैं ये बात को लिख देता हूँ, यह रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी पेपर में पूछा जा चुका है। इसको पढ़ के दीवार पे चिपका लेना, हमेशा के लिए याद रखना। बहुत मतलब फेवरेट रिएक्शन है, याद रखना। व्हाइट फास्फोरस की रिएक्शन है ये, गलती से ब्लैक और रेड मत डाल देना। तो एक बार फिर सुन लो, यहाँ पे मैंने लिया व्हाइट फास्फोरस जो कि P4 में पाया जाता है बच्चों, और इसकी रिएक्शन मैं किसी एल्कली किसी बेस से कराऊंगा, और वो है बेस NOH। और पानी तो रहेगा ही, क्योंकि एल्कली से रिएक्शन करा रहे हैं, तो बेस ये रहा पानी। ठीक है यहाँ तक। जैसे इसकी रिएक्शन कराते हैं बच्चों, तो ये बनता है PS3। PS3 आपको पता है PS3 का नाम क्या है? फॉस्फीन। बच्चों फॉस्फीन, फॉस्फीन एक गैस होता है, इसके बारे में बताने वाला हूं, अब चिंता ना करें, थोड़ा वेट करें। और साथ में बनता है बच्चों NaH2PO2। इसका नाम लिख देता हूं मैं, इसका नाम होता है सोडियम, इसका नाम होता है सोडियम, और होता है सोडियम हाइपो, सोडियम हाइपो, और होता है बच्चों फॉस्फाइट, सोडियम हाइपो फॉस्फाइट, सोडियम हाइपोफॉस्फाइट। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा था, जरा ध्यान सुनिए बच्चों। मुझे कोई बताएगा कि ये किस टाइप की रिएक्शन है? जरा ध्यान से देखो, अपने आप आंसर मिल जाएगा। कोई बताएगा? कोई भी कि सर ये इस टाइप की रिएक्शन, जल्दी से बताओ, फास्ट। अरे कोई तो बोलो, महान योद्धाओं। कोई बात नहीं, मैं बताता हूं। मुझे बताओ यहाँ पे फास्फोरस का ऑक्सीजन नंबर कितना है? 0। यहाँ पे फास्फोरस का ऑक्सीजन नंबर
-3, -3, और यहाँ पे फास्फोरस का कितना आएगा, यहाँ पे +1। अब बताओ ये कौन सी रिएक्शन दिख रही है, रिवर्सिबल। कौन सी रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन है? अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि रेडॉक्स रिएक्शन में एक रिएक्शन होता है जिसका नाम है डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। याद आ रहा है? हाँ हाँ सर। तुम लोग को हर बातें भूल जाती है क्या बच्चों? ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि इसी फास्फोरस का बच्चों ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और इसी फास्फोरस का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो पहली चीज ये पेपर में ऑलरेडी आ चुका है नीट और जेईई में कि फास्फोरस के यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो आप बता सकते हैं। ध्यान सुन लीजिएगा, मैंने ऑक्सीडेशन नंबर बता दिया। अब आप याद करो, जब मैं आपको रिएक्शन बैलेंसिंग पढ़ाया तब इसी रिएक्शन को लिख के दिखाता हूँ। देखो इस रिएक्शन को मैं दोबारा नीचे लिख के दिखाता हूँ आपको कैसे ये पेपर में दिखाई, पेपर मतलब कैसे उस समय बैलेंसिंग में दिखाई देता होगा। ध्यान सुनो, मैं यहाँ पे P4 लिख देता हूँ, ठीक है। अब बेसिक मीडियम में तो बच्चों में क्या, यहाँ पे OH- लिख देता हूँ। पर बच्चों बैलेंस करोगे तो पानी तो अपने आप आ जाएगा, आप अच्छे से जानते हो। और बच्चों ये रहा PS3, और बच्चों साथ में मैं यहाँ पे सोडियम हटा देता हूँ। जब सोडियम हटाऊंगा तो इस पर चार्ज कितना आएगा, H2PO2-। सर सोडियम क्यों हटा दिया? अरे भैया सोडियम एक प्लस तो यहाँ से भी तो हटाया, यहाँ से भी हटाया। मुझे बताओ क्या ऐसी रिएक्शन आपको बैलेंस करने के लिए याद है, मैंने रेडॉक्स रिएक्शन में बताया था? हाँ कुछ समझ में आ रहा है? वही तो रिएक्शन है यार, और क्या है। समझ गए? स्क्रीनशॉट ले लो, पहली रिएक्शन इंपॉर्टेंट। इसको हटा के दूसरी रिएक्शन बताने जा रहा हूं बच्चों। सेकंड वाली तो और इंपॉर्टेंट दोनों, इसको हटा देता हूं मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि व्हाइट फास्फोरस की हम लोग रिएक्शन पढ़ रहे हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। रेड ब्लैक की बात नहीं हो रही है, व्हाइट फास्फोरस की बात हो रही है। व्हाइट फास्फोरस में एक रिएक्शन मैंने बता दिया, फॉस्फिन का। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछेगा फॉस्फिन गैस कैसे बनाई जाती है तो कैसे बनाओगे, जल्दी बताओ तो। अभी बताया अभी तो, जो हाँ, कि सर व्हाइट फास्फोरस की रिएक्शन एल्कली मीडियम में कराएंगे तो फॉस्फिन बन जाएगा। सिंपल से आंसर देना हमें। चलो रिएक्शन भी तो ऑक्सीजन। बच्चों जब कभी ये ऑक्सीजन का बात आता है ना, तो इसमें एक बात मैं आज आपको सिखाता हूँ, जरा देखिएगा। क्या बातें सिखाता हूँ बच्चों? जब भी कभी ऑक्सीजन की बात है तो इसमें दो चीज सुनो। दो चीज क्या है? एक होता है लिमिटेड सप्लाई। लिमिटेड समझते हैं ना? लिमिटेड सप्लाई मतलब जैसे मान लीजिए कि आप लिमिट में कुछ चीज खा रहे हो, ठीक है। अब मान लीजिए भंडारा मिल गया, फ्री वाला भोजन मिल गया, तो आप एकदम बिल्कुल दबा के मतलब एक्सेस में खाएंगे, एक्सेस सप्लाई। तो लिमिटेड O2 की सप्लाई और बच्चों एक्सेस O2 की सप्लाई। तो प्रश्न के सर इन दोनों में क्या होता है? देखो जब भी कभी किसी चीज को जलाया जाता है ना, बर्निंग, तो बच्चों उसमें जो एयर है ना, उसमें जो एयर है, जो उसमें O2 है ना, उसका जो सप्लाई है बिल्कुल एक्सेस में किया जाता है। एक्सेस मतलब जब तक वो न जले तब तक उसकी सप्लाई की जाती है। और जब जैसे मान लो कि हम नॉर्मल एयर से रिएक्शन करा रहा हूँ, नॉर्मल एयर से रिएक्शन करा रहा हूँ, तो बच्चों लिमिटेड सप्लाई करना। लिमिटेड मतलब थोड़ा सा जितनी जरूरत। याद रखना दोनों में अंतर है, वही बताने जा रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या इंपॉर्टेंट है कि बच्चों जब कभी आप फास्फोरस की रिएक्शन नॉर्मल केवल एयर से कराएंगे। नॉर्मल एयर मतलब ये हुआ कि लिमिटेड सप्लाई करेंगे। लिमिटेड मतलब नॉर्मल लिमिटेड सप्लाई करेंगे, तो बच्चों ना ये P4O6 बनाता है, P4O6 बनाता है। लेकिन बच्चों मान लो कि इसी व्हाइट फास्फोरस को आपको जलाना है, बर्निंग करना है, तो बच्चों इस O2 को ना एक्सेस में लेना पड़ेगा, एक्सेस में ज्यादा लेना पड़ेगा। क्या आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? इसको बोलते हैं इंग्लिश में कंबशन, मतलब बर्निंग। तो जब इसको मतलब जलाओगे बच्चों ना, तो ये P4O10 बनता है। देखो दोनों में अंतर है ना, देख लो दोनों में क्या क्या अंतर है, देख लो दोनों में बहुत अंतर है। तो ये क्वेश्चन पेपर में आ जाए, इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन ये पूछे कि व्हाइट फास्फोरस की रिएक्शन लिमिटेड एयर की सप्लाई से रिएक्शन होती है तो प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, तो बच्चों P4O6 पे टिक लगाना है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछे कि नहीं एयर इसमें बहुत ज्यादा एक्सेस में है, तो बोलो प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, तो P4O10 पे टिक लगाना। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। और बच्चों ये दोनों इंपॉर्टेंट क्यों है, एक बात और सुन लीजिए, जेईई का तो सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। जो लोग जेईई मेंस के एग्जाम दे रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ बच्चों। इन ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए हैं कि जेईई इस पर क्या करता है, इस पर स्ट्रक्चर पूछता है।
इसकी स्ट्रक्चर पूछता और इसकी स्ट्रक्चर पे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, तो दोनों की स्ट्रक्चर मैं बनाने जा रहा हूँ, आप इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, हम दोनों की स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इसको हटा रहा हूं मैं। इसको हटा रहा हूं, ओके। तो बच्चों पहली स्ट्रक्चर है P4। मुझे एक बात बताओ, क्या सभी को P4 की स्ट्रक्चर आती है? अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने, कैसे बताया था मैंने? हाँ, 4 फास्फोरस लगा दो और 4 फास्फोरस को सभी को जोड़ दो। बच्चों कुछ नहीं करना, P4 और 6 में क्या करना है ना, बिल्कुल ऐसी स्ट्रक्चर बनानी है, बस बीच बीच में एक एक ऑक्सीजन लगा देना। दिव्य, क्या तुम्हारे पास आवाज जा रही है? हाँ सर। हाँ सर। जैसे मान लो कि ये P4 और 6 है बच्चों, इसकी स्ट्रक्चर हम बनाने जा रहे हैं, याद रखिएगा, हम इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करने जा रहे हैं। क्या करना है, तो कुछ नहीं करो, पहले जैसे तुमने P4 का बनाया था पहले वो बना लो, आज ही स्ट्रक्चर बना लेना, जैसे P4 बनाया था वैसे बना लीजिए। ठीक है, बना लिया सब, ओके। P4 की स्ट्रक्चर बना दिया, ओके ठीक है। अब क्या करो ना, अब सबके बीच में एक एक ऑक्सीजन लगा दो। अब सबके बीच में एक एक ऑक्सीजन लगा दो, सबके बीच में, ये देखो जरा, सबके बीच में एक एक ऑक्सीजन लगा दो, सबके बीच में एक एक ऑक्सीजन लगा दो। कितना ऑक्सीजन हो गया भाई साहब? 4। हो गया ना 5, एक और बचा, क्या करें? अब जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं देखता हूं कौन बताता है। बच्चों यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर देखो कौन बताता है, गिन के बताओ। देखता हूं कौन बताता है। तुम लोग एक चीज हमेशा भूल जाते हो, क्या भूल जाते हो? मैं बार बार कह रहा हूँ, नाइट्रोजन फैमिली जब भी कभी दिखाई देगा ना, नाइट्रोजन फैमिली, इसके पास बच्चों ना केवल एक लोन पेयर होता है। और बच्चों जब कभी आपको ऑक्सीजन फैमिली दिखाई देगा ना, ऑक्सीजन फैमिली, इसके पास 2 लोन पेयर होता, बिना सोचे, टेंशन फ्री। और बच्चों जब हेलोजन फैमिली होता ना, हेलोजन फैमिली, तो बच्चों इसके पास 3 लोन पेयर होता। बता तो दिया हूँ आगे तुम लोग को यार, इसके पास 3 लोन पेयर होता। अब बताओ, अब बोलो, अब तो बोलो। 16। 16। हाँ बिल्कुल सही आंसर है, 16 आंसर है। क्यों? क्योंकि बच्चों जितने भी ऑक्सीजन उनके पास 2-2 होते हैं, जितने भी फास्फोरस उनके पास 1-1 होते हैं। तो बच्चों कितने फास्फोरस हैं सर? 4 फास्फोरस। 4 फास्फोरस तो 4 हो गए। अब कितने ऑक्सीजन है सर? ऑक्सीजन आपके 6 मतलब 12, तो 12 और 4 कितने हो गए? 16 हो गए। सिंपल से ये आंसर देना, 12 और 4 16 हो गए। बच्चों ये बात ध्यान रखिएगा, ऐसे करके आपको आंसर देना, टोटल हो जाएंगे 16। चलिए ये पहला हो गया। दूसरा मुझे बता, किसमें कितने पाई बॉन्ड, कितने सिग्मा बॉन्ड है? पहले सिग्मा बॉन्ड बताओ। कितने सिग्मा बॉन्ड? 12। बिल्कुल सही बात है, 12 सिग्मा बॉन्ड। गिन लो, देखो 1 2 3 4 ऐसे गिन लो, आपको मिल जाएंगे 12। गिन लेना आराम से बैठ के। ठीक बच्चों, टोटल पाई बॉन्ड कितने हैं? 0। पाई तो है ही, ठीक है। बच्चों 0। इसमें फास्फोरस का हाइब्रिडेशन कौन सा है? फास्फोरस का sp3। हाइब्रिडेशन फास्फोरस, बिल्कुल सही बात है। sp3। हाँ sp3। बोलने में आप इतना संकोच ना करें, डायरेक्ट बोले sp3। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल टोटल इसमें पीपी बॉन्ड कितना है? पीपी बॉन्ड, फास्फोरस फास्फोरस बॉन्ड 0। 0। 0। अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल पीओपी बॉन्ड कितना? पीओपी 6। 6। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन जेईई और नीट में डायरेक्ट आता है, तो इसको जानने के लिए आपको स्ट्रक्चर याद रखना पड़ेगा। खैर, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फास्ट। स्क्रीनशॉट ले लिया? हाँ सर। बच्चों अगला स्ट्रक्चर है स्ट्रक्चर नंबर 2, P4O10। ये दूसरी स्ट्रक्चर है बच्चों, ये P4O10 की स्ट्रक्चर है। जरा देखो कैसे बनाते हैं, मैं सिखाता हूँ। देखो बच्चों कुछ नहीं करना, मेरे पास 4 ऑक्सीजन और ज्यादा है ना,
और आपको पता है ना फास्फोरस थर्ड पीरियड का है, तो बच्चों फास्फोरस क्या करेगा, यहाँ पे देखो अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सकता है, सिंपल सी बात है भाई। फास्फोरस तो आपको पता ना, आपको पता ना 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन रख सकता है। हाँ तो बस अब सभी लोन पेयर को ना ये क्या करेगा ना, ये फास्फोरस ले लेगा आराम से, सॉरी ऑक्सीजन ले लेगा। ये हो गया P4O10। अब हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हैं, अब कितने हैं। बहुत समस्या है। 20। बिल्कुल सही बात है 20, क्योंकि बच्चों देखो 20 क्यों है, क्योंकि आपको पता है कि 10 ऑक्सीजन है तो 20 ही तो होंगे। फास्फोरस के पास तो लोन पेयर अब है नहीं, सिंपल सी बात है। चलो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं 16। बच्चों, ये याद रखना, ये भी इसमें भी एक सिग्मा है। तो 12 तो पहले थे और 4 सिग्मा और बढ़ गया तो 16 हो गए। बहुत बढ़िया। पाई कितने हैं 4। 4। बच्चों पाई बॉन्ड यहाँ पे 4 है, पाई बॉन्ड यहाँ पे 4 पाई बॉन्ड है। और क्वेश्चन ये है ना कि ये जो पाई बॉन्ड है ना इसका नेचर पूछता है। मैं मेरी बात सुनिए, ये पाई बॉन्ड जो है ना, चारों जो पाई बॉन्ड है ना, इसका नेचर पूछता है, नेचर। तो मैं अभी बता देता हूँ कैसे होता है, पहले मैं उसका आंसर बोल देता हूँ। बच्चों इसमें जो चारों पाई बॉन्ड है ना, वो है बच्चों पी पाई डी पाई, पी पाई डी पाई। पी पाई डी पाई कैसे, मैं भी समझा भी देता हूँ, वैसे आपको मैं केमिकल बॉडी में समझाया था, लेकिन फिर वो याद रखिएगा, जेई का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है कि P4O10 में कितने पाई बॉन्ड है, 4 पाई बॉन्ड है। और सभी पाई बॉन्ड का नेचर क्या है, सभी पाई बॉन्ड का नेचर पी पाई डी पाई है। मतलब ये हुआ बच्चों कि ऑक्सीजन का पी ऑर्बिटल और फास्फोरस का डी ऑर्बिटल मिलके यहाँ पे पाई बॉन्ड बनाया है। क्यों बच्चों, क्योंकि फास्फोरस, मुझे बताओ यहाँ पे फास्फोरस का हाइब्रिडेशन कौन सा है, sp3। और बच्चों 3 का 3 ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट कर लिया, पी ऑर्बिटल तो बचा नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, फास्फोरस को बेचारे को डी ऑर्बिटल लेना पड़ेगा, इसलिए यहाँ तो डी आ गया, जिस फास्फोरस के पास ऊपर वाला तो पी होगा। क्यों पी होगा, क्योंकि ऑक्सीजन बच्चों सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। खैर कोई बात नहीं, आपको याद रखना डायरेक्ट। चलो लोन पेयर बताओ कितना होगा, जल्दी से बोलो। हो गया, ठीक है बच्चों। पीपी बॉन्ड कितना हो गया, 0। और पीओपी बॉन्ड कितना होगा, पीओपी 6 ही रहेगा 6 होगा। 6 ही रहेगा। तो बच्चों इसकी तो हाइब्रिड। हाँ हाइब्रिडेशन क्या, हाइब्रिडेशन क्या, हाइब्रिडेशन बदल जाएगा क्या, पाई बॉन्ड थोड़े गिनते हैं हाइब्रिडेशन में, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड गिनते हैं। चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिए फास्ट। तो बच्चों व्हाइट फास्फोरस मैंने आपको अच्छे से बता दिया, आप किसी भी एग्जाम में बैठिए, व्हाइट फास्फोरस से ज्यादा इससे प्रश्न नहीं आने वाले हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे रेड फास्फोरस और ब्लैक फास्फोरस, कल मैं दोनों फास्फोरस एक बार पढ़ा दूंगा। उसके बाद पढ़ेंगे फॉस्फीन गैस पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही जहरीला होता है, पॉइजनस होता है, और उसकी स्मेल कैसे होती है सुन लीजिए। फिश, मछली जानते ही है, मछली बच्चों जब रोटेन फिश का मतलब होता है जब मछली सड़ जाती है ना, सड़ जाती है मतलब बहुत दिन रखने के बाद मछली जब सड़ जाती है तो उसकी जो स्मेल होती है, हो सकता है आप में से बहुत लोगों ने स्मेल नहीं लिया हो, तो बिल्कुल बच्चों वैसे ही फॉस्फेट की स्मेल आती है, रोटेन फिश स्मेल इसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों, रोटेन फिश स्मेल। रोटेन मतलब सड़ी हुई मछली जैसी स्मेल, रोटेन फिश। रोटेन का मतलब होता है सड़ना, सड़ना समझते रहो ना। हाँ सर। ये फॉस्फेट इसके बारे में, और प्लीज ऐसे ही कोऑपरेट सहयोग करते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो क्या सभी को व्हाइट फास्फोरस अच्छे से आ गया, रोशित राजगुरु व्हाइट फास्फोरस सबने अच्छे से पढ़ लिया, कोई दिक्कत, आगे बढ़ूं मैं, आगे बढ़ूं, ठीक है मैं आगे बढ़ता हूं। तो बच्चों आप सभी ने व्हाइट फास्फोरस अच्छे से पढ़ लिया। आज का टॉपिक है, मैं उसको बताता हूँ। आज का जो टॉपिक है बच्चों रेड फास्फोरस। आप सभी से रिक्वेस्ट है ध्यान सुनिएगा, मैंने कल कुछ स्ट्रक्चर बनवाए थे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है वो स्ट्रक्चर आप ध्यान रखिएगा बच्चों। आज का टॉपिक है रेड फास्फोरस, रेड फास्फोरस। रेड फास्फोरस, अब रेड फास्फोरस पहले सबसे पहले बनाया कैसे जाता है, सबसे पहले मैं इसका प्रिपरेशन बताता हूँ। बहुत सिंपल है प्रिपरेशन इसका बनाना। कैसे बनाया जाता है देखो, सबसे पहले क्या करो ना, व्हाइट फास्फोरस ले लो। सबसे पहले आपको क्या करना, व्हाइट फास्फोरस लेना बच्चों। व्हाइट फास्फोरस मतलब वही P4 है ना। और बच्चों क्या करना है ना, इसको बस 300 डिग्री सेल्सियस पे हीट करना, 300 पे।
और जैसे हीट करोगे बच्चों रेड फास्फोरस मिल जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है सर, ये तो समझ में आ गया। अब बात ये है कि सर इसके क्या क्या गुण होते हैं, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, आप वो बताइए। चलो एक एक करके प्रॉपर्टी देख लेते हैं बच्चों, पेपर में प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं, इसलिए एक एक करके बता रहा हूँ मैं। क्या कौन, देखिए सबसे पहले बता दूं कि ये नॉन पॉइजनस होता है बच्चों, जहरीला नहीं होता। नॉन पॉइजनस, पॉइजनस मतलब समझ रहा ना, हाँ सर। नॉन पॉइजनस, नॉन पॉइजनस इन नेचर, ये नेचर में पॉइजनस नहीं होता है, नॉन पॉइजनस इन नेचर, पहला हो गया। दूसरा क्या है, जरा ध्यान सुनिए, सेकेंड बच्चों, आप याद करो मैंने बताया था कि व्हाइट फास्फोरस जो डार्क रूम है उसमें क्या करता है, चमकता है। ग्लो हाँ लेकिन हाँ ये ग्लो नहीं करता, डज नॉट ग्लो इन डार्क, मतलब ये डार्क में ग्लो नहीं करता। ठीक है, दो बात हो गई बच्चों। तीसरी बात मैंने बताया था, याद करो कि किसमें सोलुबल है किसमें इनसोलुबल है, व्हाइट फास्फोरस के बारे में वाटर में सॉल्युबल है और CH2 में सॉल्युबल है और उसमें नहीं है, वाटर में नहीं। हाँ लेकिन बच्चों ये दोनों में इनसोलुबल है, दोनों में घुलता नहीं है, इनसोलुबल इन बोथ, वो समझते हैं ना, एक मतलब पोलर सॉल्वेंट और नॉन पोलर सॉल्वेंट, दोनों में घुलता नहीं बच्चों। बोथ किसमें भैया, पानी H2O और कार्बन CH। डाइसल्फाइड। तो बच्चों इसकी स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाऊं। तो बच्चों ये तो रेड फास्फोरस के बारे में कुछ खास बात हो गई, इसकी स्ट्रक्चर बनाता हूँ, इसको हटा के इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो। अब प्रश्न ये कि सर इसकी स्ट्रक्चर कैसे होता है, जरा देखो कितनी सिंपल इसकी स्ट्रक्चर है बच्चों, कुछ नहीं। आपको जो रेड फास्फोरस, सॉरी आपने जो व्हाइट फास्फोरस पढ़ा है ना, मेरी बात समझिएगा, ध्यान सुनिए। जैसे मान लीजिए कि बच्चों आपके पास व्हाइट फास्फोरस है, एक व्हाइट फास्फोरस, फिर दूसरा व्हाइट फास्फोरस, तीसरा व्हाइट फास्फोरस, इसको बच्चों ना पॉलीमेरिक फॉर्म में जोड़ दो। पॉलीमेरिक समझते हैं ना, एक से ज्यादा व्हाइट फास्फोरस को एक साथ जोड़ दो। तो जब बच्चों एक से ज्यादा एक साथ जब ऐड करेंगे ना, तो बच्चों उसी को रेड फास्फोरस कहते हैं। कैसे, जरा मैं बताता हूँ, जरा इस बात को समझिए, जरा ध्यान दीजिएगा, मैं इसकी स्ट्रक्चर बना के आपको सिखाता हूँ। मैंने क्या बोला कि सर यह पॉलीमेरिक फॉर्म में होता है, पॉलीमेरिक फॉर्म में, पॉलीमेरिक फॉर्म मतलब पॉलीमर फॉर्म में होता है ना, पॉलीमर मतलब एक से ज्यादा। कैसे, तो सबसे पहले व्हाइट फास्फोरस मुझे बनाने दो, देखो व्हाइट फास्फोरस बनाता हूँ, ध्यान सुनिए, ये P ऐसे मैंने व्हाइट फास्फोरस बना दिया, सही है, और इस व्हाइट फास्फोरस को मैंने ऐसे जोड़ दिया। ध्यान सुनिएगा बच्चों, ये व्हाइट फास्फोरस जोड़ दिया, ये व्हाइट फास्फोरस। अब मेरे पास मैंने क्या बोला, इस व्हाइट फास्फोरस को जोड़ना है पॉलीमेरिक फॉर्म में, तो एक और व्हाइट फास्फोरस बना देता हूँ, मतलब दो ही जोड़ देता हूँ। और जरा देखिएगा, एक फास्फोरस यहाँ बना देता हूँ, ये देखिए, देख रहा ना, ये देखिए, सही है, और इसको ऐसे और इसको ऐसे। प्रश्न ये सर ये जुड़ेगा कैसे, बहुत सिंपल सी बात है, आपको पता ना, अगर ये बॉन्ड तोड़ूंगा बच्चों तो ये भी बॉन्ड फ्री और ये भी बॉन्ड फ्री, सही बात है। अगर मैं ये बॉन्ड तोड़ूंगा बच्चों तो ये बॉन्ड जो फ्री होगा इसके साथ जुड़ जाएगा, देखो ये जुड़ जाएगा, और ये बॉन्ड फ्री हो जाएगा। और बच्चों ये बॉन्ड फ्री हो जाएगा तो आगे आप चल के और जोड़ते जाइए, इधर जोड़ते जाइए। बोलो समझ में आया कि नहीं, रेड फास्फोरस कैसे बनता है। हाँ सर। तो बच्चों इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से फास्ट, ताकि हम अब ब्लैक फास्फोरस की तरफ चलें फास्ट। इसको हटाते हैं। तो बच्चों अब हम चलते हैं ब्लैक फास्फोरस की तरफ। यह है ब्लैक फास्फोरस, ब्लैक कलर से लिख देते हैं। अब इसको बनाते कैसे, ज्यादा ध्यान सुनिएगा बच्चों।
तो सबसे पहले आप लीजिए रेड फास्फोरस, ले लिया। अब बच्चों रेड फास्फोरस को ना 530 डिग्री सेल्सियस पे हीट करिए, 530 डिग्री सेल्सियस पे। जैसे हीट करेंगे ना, जैसे हीट करेंगे ना, तो ये अल्फा ब्लैक फास्फोरस में चेंज होगा। क्या होता है ये बताते हैं। अल्फा ब्लैक फास्फोरस में चेंज होगा, अल्फा ब्लैक, अल्फा ब्लैक। और बच्चों यदि आपने इसको थोड़ा सा टेम्परेचर कम रखा ना, जैसे 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखा, तो बच्चों ये बीटा ब्लैक फास्फोरस में चेंज होता है, बीटा ब्लैक। ये नाम है बच्चों, अल्फा ब्लैक बीटा ब्लैक नाम है ना। मतलब ये मतलब जैसे आपने सुना ना, कार्बन कार्बन ग्रेफाइट भी होता है, कार्बन डायमंड भी होता है। तो ऐसे बताना चाहता हूँ कि ये ब्लैक फास्फोरस मतलब अल्फा ब्लैक फास्फोरस भी होता है और बीटा ब्लैक फास्फोरस भी होता है। लेकिन बनाए किससे जाता है? बनाए ये रेड फास्फोरस से जाना था। यदि टेम्परेचर बहुत हाई रखते हैं तो अल्फा बनेगा, और टेम्परेचर बहुत स्लो रखते हैं तो बीटा बनेगा। एक बात और सुनिए बच्चों, जब आप सॉलिड स्टेट जब आप पढ़ेंगे, आप पढ़ भी रहे होंगे, तो बच्चों उसमें एक टॉपिक आता है यूनिट सेल, और उसमें आता है कि 7 प्रकार के क्रिस्टल होते हैं, है ना। और उस 7 प्रकार के क्रिस्टल में मैं आपको याद दिला दूं, एक होता है रोम्बिक, आपने उसको गुजराती में पढ़ा होगा, और एक बच्चा होता है मोनोक्लिनिक। ये यूनिट सेल में नाम है, आपको घबराना नहीं है। हो सकता है किसी ने पढ़ा भी हो आपकी क्लास में, लेकिन मैं जब पढ़ाऊंगा तो आपको सिखा दूंगा, चिंता ना कर। ये बस इसलिए बता देता हूँ कि बस आप केवल अभी याद रखें। क्या याद रखें? कि ये जो बीटा ब्लैक जो आपने जो बनाया है फास्फोरस का, और ये जो अल्फा बनाया है, इसका सॉलिड स्टेट में नाम क्या है? एक है रोम्बिक और एक है मोनोक्लिनिक। अभी मैं इसमें बहुत डिटेल नहीं जा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि अभी मैंने इसमें नहीं बताया, इसलिए बहुत डिटेल नहीं जाता हूँ। तो बच्चों हमने तीनों पढ़ा दिया। तीनों पढ़ाने के बाद जरा मुझे एक बार फिर बता दीजिए, तीनों में सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी है? सबसे ज्यादा रिएक्शन व्हाइट फॉस्फोरस, व्हाइट, उसके ब्लैक, बाद रेड, और उसके बाद ब्लैक। और अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं बच्चों, तो स्टेबिलिटी इसका उल्टा होता है। रेड व्हाइट, हाँ, ब्लैक, रेड रेड और व्हाइट। तो बच्चों फास्फोरस समाप्त हो गया, इसकी स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। अब हम लोग पढ़ेंगे आपका फेवरेट टॉपिक, जिसका नाम है फॉस्फीन। तो मैं आपको फॉस्फीन पढ़ाने जा रहा हूँ। सब लोग जो नोट कर लेना तो मुझे बताना। क्या आपने नोट कर लिया? ठीक, इसको हटाते हैं। तो बच्चों आपका जो सबसे फेवरेट हेडिंग है, जिसको बोले थे मैंने फॉस्फीन पढ़ाने के लिए, पढ़ाने जा रहा हूँ। फास्फोरस फैमिली समाप्त कर देता हूँ, क्योंकि उसके बाद हम पढ़ेंगे ऑक्सीजन फैमिली, मतलब नाइट्रोजन फैमिली आज समाप्त हो जाएगा। फिर पी ब्लॉक में नेक्स्ट फैमिली पढ़ेंगे हम, ऑक्सीजन फैमिली। चलिए ठीक बच्चों, ये है PS3। इसका नाम अभी थोड़ी देर पहले अभी पढ़ा है मैंने, बोलो उसका नाम बोलो। फॉस्फीन गैस, फॉस्फीन। तेरा इसको इसको इसकी स्मेल कैसे होती है बोलो? सड़ी सड़ी हुई फिश जैसी। रोटेन फिश। क्या आप में से किसी ने सड़े हुए मछली की स्मेल, किसी को पता है कैसा होता है? नहीं सर, बच्चों बहुत ही कष्टकारी होता है। आप शायद बेहोश भी हो सकते हैं, बेहोश होने की संभावना ज्यादा रही। कराना मैंने स्मेल नहीं किया, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ, हो सकता है ऐसे होता। अब ये ना सोचना लगता है सर ने स्मेल किया, ऐसा कुछ नहीं। चलिए शुरू करते हैं। फॉस्फीन कैसे बनाते हैं जरा ध्यान सुनो। फॉस्फीन गैस PS3। तो सबसे पहले बच्चों प्रिपरेशन देखते हैं, बहुत ही सिंपल है। अभी मैं आपको बता दूं कि अभी सुबह मॉर्निंग में मैंने इसकी प्रिपरेशन अभी एक स्टूडेंट से पूछा था, आपको पता भी होगा। कैल्शियम फास्फाइड। बच्चों कैल्शियम फास्फाइड की रिएक्शन जरा ध्यान सुनिएगा, मैं बता रहा हूँ, सब लोग ध्यान सुनिएगा।
कैल्शियम फास्फाइड की रिएक्शन यदि हम दो चीज से कराएं, किससे कराएं? एक तो एसिड से कराएं जिसका नाम HCl है, और बच्चों एक पानी से करा दो, एक पानी से करा दो। तो चलो एक एक करके देखते हैं। मुझे बता पानी में होता क्या है? H+ और OH minus. अब मुझे बता दो कि बच्चों कैल्शियम और फास्फोरस में कौन प्लस है कौन माइनस है? कैल्शियम प्लस 3P। Calcium plus. अरे कैल्शियम +2 और फास्फोरस -3। समझ गया? तब क्या करना आपको हाँ, पता है ना, आपको प्लस और माइनस जोड़ देना है और माइनस और प्लस जोड़ देना। चलो बताओ, अब फास्फोरस और हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाएगा? PS3। Yes. CH। और ये क्या बनाएगा? CaOH twice. चलो अब ऊपर वाला कहानी वही बताओ, यहाँ H+ और यहाँ पे Cl- है, तो बच्चों H तो जुड़ जाएगा फास्फोरस से, और कैल्शियम से क्या जुड़ जाएगा? क्लोरीन। बोलो आंसर बोलो जल्दी जल्दी। PH3। PS3। निकिता अभी अब कभी आंसर बोल दिया कीजिए, मतलब 2 साल हो गए आपने आंसर नहीं बोला, आज तो आंसर बोल दिया कीजिए। CH। हाँ, तो बच्चों ये हो गया आपका फॉस्फीन बनाने की टेक्निक। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? हमने कुछ नहीं किया, हमने प्लस और माइनस को केवल जोड़ दिया बस। मुझे उम्मीद है कि आपको प्लस माइनस को जोड़ना सिंपल लग रहा होगा। तो बच्चों फॉस्फीन बनाने की 2 टेक्निक है। एक तो कैल्शियम फास्फाइड में पानी डाल दीजिए तब भी बन जाएगा, मतलब पानी से रिएक्शन करा दीजिए बच्चों। और एक दूसरी टेक्निक है कि आप कैल्शियम फास्फाइड की रिएक्शन किसी एसिड से करा दीजिए तब भी बन जाएगा। चलिए बच्चों ये नोट कर लीजिए। चलिए दूसरा बता दीजिए। दूसरा भी मैंने कल ही बताया था, व्हाइट फास्फोरस, याद है किसी को? और बेस के साथ हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया, मैंने बताया भी था ना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है। मैंने एक बात और बताई थी इस क्वेश्चन की खास बात, ये किस टाइप की रिएक्शन है प्रोपोर्शनल। बच्चों? P4 की रिएक्शन, P4 की रिएक्शन यदि किसी बेस से कराया जाए, बेस से, एल्कली से, और साथ में पानी भी यूज कर ले बच्चों, तो ये आपका फॉस्फीन बना देता है। ये रिएक्शन मैंने ऑलरेडी बता रखा है, पर मैंने बोला है कि आप प्लीज इस रिएक्शन को याद कर लें। और ये रहा NaH2NaH2PO2, ये रहा फॉस्फीन। यहाँ पे फास्फोरस +1 होता है, मैं बार बार लिख देता हूँ, यहाँ -3 होता है और ये 0 होता है। और बच्चों ये एक डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। तो मुझे बताइए क्या फॉस्फीन बनाना आसान है कि नहीं है? हाँ सर। ठीक, हाँ सर। तो अगर आसान है तो हाँ सर। इसकी फोटो ले लीजिए, जल्दी से फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों फॉस्फीन कैसे बनाया जाता है मैंने आपको सिखा दिया। फॉस्फीन बनाना बहुत आसान काम है, और आपको फॉस्फीन बनाना आ भी गया होगा। फॉस्फीन बहुत सिंपल होता है। ठीक है, इसको हटाते हैं। अब मैं आपको फॉस्फीन के बारे में कुछ खास बात बताता हूँ। पहले मैं इसको हटा देता हूँ। बच्चों फॉस्फेन की जो स्मेल है वो रोटेन फ्री स्मेल होती है, पहली चीज। तो यदि कोई क्वेश्चन पूछे कि इनमें से कौन सी ऐसी गैस है जिसकी स्मेल रोटेन फ्री स्मेल होती है, तो बच्चों आपको वो फॉस्फेन पे टिक लगाना है ना। आगे जरा देखिए, इसकी एक और बात है बच्चों, जरा दूसरी बात सुनो। दूसरी बात क्या है कि जब ये प्योर होता है, प्योर प्योर मतलब जब केवल और केवल फॉस्फेन 100% होता है, तो बच्चों ना ये इनफ्लेमेबल होता है, मतलब ये जलता नहीं है। इनफ्लेमेबल समझते हो? नॉन, अगर मैं कोई यहाँ पे इंग्लिश लिखूँ ना, अगर आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो ना, तो मेरे पढ़ाने के बाद ना प्लीज आप गूगल से एक बार सर्च कर लिया कर, ठीक है? तो हो सकता है कि उसका गुजराती मीनिंग नहीं जानता हूँ। नॉन इनफ्लेमेबल होता है कब? मतलब ज्वलनशील नहीं होता, इसका मतलब ना, आप उसको समझ लीजिए, जब ये प्योर होता है। लेकिन बच्चों एक बात और सुन लीजिए, लेकिन अगर ये प्योर ना हो तो बच्चों ये क्या ना, ये फ्लेमेबल होता है, मतलब ये ज्वलनशील हो जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप एनसीईआरटी बुक पढ़ेंगे ना, तब आपको इसका मतलब समझ में आएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। इन प्रेजेंस ऑफ इम्प्योर। अब प्रश्न ये कि इम्प्योर होता कैसे? इम्प्योर फॉस्फेट। मैं बताना चाहता हूं कि फॉस्फेट में इम्प्योरिटी किसके कारण होती है। देखो,
फॉस्फेन में जो इम्प्योरिटी है बच्चों वो P2H4 के कारण होते हैं। P2H4 मतलब या P4, इन दोनों को वेपर के कारण ये जो फॉस्फेन होता है बच्चों ये इम्प्योर होता है और इसके कारण ये ज्वलनशील होता है। ज्वलनशील जब आप एनसीईआरटी बुक पढ़ेंगे और किसी और बुक्स को पढ़ेंगे तो याद करो उसमें पढ़ाया गया होगा कि समुद्री जहाज में ना डायरेक्शन बताने के लिए ना इसी प्रकार की चीजें यूज की जाती है। बहुत डिटेल नहीं जाते हैं। आप बस इतना याद रखिएगा बच्चों कि अगर ये बहुत ही प्योर है तो ये ज्वलनशील नहीं है। अगर ये प्योर नहीं है मतलब इसमें बच्चों इम्प्योरिटी जो होती है P2S4 की और P4 की वेपर फॉर्म में, तो बच्चों ये इम्प्योर होता है, उस केस में ये ज्वलनशील होता है। तो मेरे फिर आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि फिर सर इसको प्योर कैसे बनाएंगे, है ना। ध्यान सुनिएगा, हम प्यूरिफिकेशन भी बता देते हैं। फॉर प्यूरिफिकेशन इसको प्योर कैसे बनाएंगे बच्चों, तो इसको प्योर बनाने का तरीका सुनिए। प्योर बनाने का मतलब ये हुआ ना कि हम चाहते हैं कि हमारा फॉस्फेन बाहर निकल के आए और P2H4 वही रुक जाए ताकि 100% फॉस्फेन रहे और वो ज्वलनशील ना हो। तो हम जरा देखो क्या लिख रहे हैं, फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ फॉस्फेन कि फॉस्फेन कैसे प्यूरिफाइड होगा। जरा देखो इसका कैसे होगा। करना क्या है, कुछ नहीं करना बच्चों। क्या जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये फॉस्फेन है और आपको पता है कि ये इम्प्योर है, आपको प्योर करना है। तो सबसे पहले बच्चों क्या करते हैं ना, फॉस्फेट की रिएक्शन में बच्चों HI से कराते हैं, HI। तो बच्चों ये फॉस्फेन है और ये HI। मैं बताना चाहता हूँ कि ये दोनों रिएक्शन करके ना सॉल्ट बनाता है। सॉल्ट कैसे बनाता है मेरी बात सुनो। अच्छा, इसमें से केवल और केवल फॉस्फेन रिएक्शन करता है। इसमें से जितने फॉस्फेन है वो HI से रिएक्शन करके बाहर आएंगे, बाकी सब रुक जाएंगे। तो अब इसका सॉल्ट कैसे बनेगा देखो, यहाँ पे 3 फास्फोरस पहले से, 3 हाइड्रोजन पहले से, 1 हाइड्रोजन और हो जाएगा 4 और 1 I- ये हो जाएगा। मतलब ये बनेगा बच्चों, ये सॉल्ट बन जाएगा PH4I का। ठीक है, सबसे पहले हम HI से रिएक्शन कराएंगे। कुल मिलाकर आपको बता दूं कि अगर PS फॉस्फेन की रिएक्शन किसी भी HI मतलब HCl HBr से करा देते हो वो एक सॉल्ट बना लेता है। किसका सॉल्ट बना लेता? PH4+ और X- का सॉल्ट बना लेता है। ठीक है, अब क्या करना है बच्चों, इसकी रिएक्शन KOH से करा देना, KOH से करा देना। अब जैसे KOH से रिएक्शन कराएंगे तो ये जो K है ये I से रिएक्शन करके KI बना लेगा। उसके बाद बच्चों आपके पास H है और OH है, तो ये बनाएगा पानी, एक H, यहाँ पे 3 बच जाएंगे तो ये रहा फॉस्फेन। और बच्चों ये जो फॉस्फेन है ये बिल्कुल प्योर हो चुका है और ये बिल्कुल प्योर फॉस्फेन हमने बना लिया। तो कोई हमसे पूछेगा कि फॉस्फेन को प्योर कैसे करते हैं, तो हम उसका जवाब क्या देंगे, एक बार फिर सुन लीजिए। पहले तो ये जवाब देंगे कि फॉस्फेन में जो इम्प्योरिटीज होती है वो P2S4 के कारण होती है। तो फिर कैसे प्योरीफाई करेंगे, तो हम सबसे पहले इम्प्योर फॉस्फेन ले लिए, उसके उसी रिएक्शन HI से कराए। तो बच्चों इसमें जितने PS3 है ना वो केवल HI से रिएक्शन करके पहले एक सॉल्ट बना लेंगे, फिर उसकी रिएक्शन KOH से करा देंगे। जैसे KOH से रिएक्शन करा देंगे तो हमें प्योर फॉस्फेन मिल जाएगा। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ओके। हाँ सर। ओके सर। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, जरा आप मुझे बताइएगा बच्चों, फॉस्फेन का हाइब्रिडेशन कौन सा होता है? इसको हटा रहा हूँ। फॉस्फेन में हाइब्रिडेशन कौन सा होता है? sp3 sp3। क्या बात, और कोई? मतलब कुल मिला के हमको ऐसा लगता है कि आप केमिकल बॉन्डिंग शायद भूल चुके हैं। कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, केमिकल बॉन्डिंग भूल चुके हैं। तो बच्चों कोई बात नहीं, घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप भूलते जाइए, मैं दोबारा बताता ही जाऊंगा। और केमिकल बॉन्डिंग बच्चों आप चिंता ना करें, केमिकल बॉन्डिंग भी मैं अपलोड कर दूंगा, बहुत जल्दी अपलोड करने वाला हूँ। जो लोग भूल चुके हैं वो लोग वहां से रिविजन कर लें। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों केमिकल बॉन्डिंग बच्चों हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। PS3 में फास्फोरस का हाइब्रिडेशन कौन सा होगा? तो मैं बताना चाहता हूं बच्चों, PS3 में हाइब्रिडेशन का कोई हाइब्रिडेशन नहीं होता, नो हाइब्रिडेशन। नो हाइब्रिडाइजेशन। अब कुछ लोगों को सुन के ऐसा पता नहीं क्या लगा होगा, लेकिन अगर आपको याद मैं बता दूं कि तो केमिकल बॉन्डिंग आप यदि याद करेंगे क्लास 11th में, तो मैंने बताया था कि बच्चों आपने एक रूल सुना होगा, अकॉर्डिंग टू ड्रेगो रूल।
अब मैं ड्रैगो रूल तो नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, अगर आपके पास कोई पुराना नोट्स होगा देखिएगा। एक होता है ड्रैगो रूल, ड्रैगोस रूल। तो ड्रैगोस रूल के कारण होता क्या है ना, ये जो फॉस्फीन होता है ना, फॉस्फीन, इस फॉस्फीन का जो बॉन्ड एंगल होता है ना, बॉन्ड एंगल, ये जो फॉस्फीन का बॉन्ड एंगल बच्चों, ये जो बॉन्ड एंगल होता है वो करीब 90 डिग्री का होता है। तो ड्रैगो रूल ये कहता है ना कि यदि किसी मॉलिक्यूल का बॉन्ड एंगल 90 डिग्री के आसपास होता है ना, तो उसमें हाइब्रिडेशन की जगह पे ओवरलैपिंग मान लेते हैं और उसमें हाइब्रिडेशन नहीं होता है। तो मैं ड्रैगो रूल में बहुत डिटेल नहीं जा रहा हूँ, लेकिन आप इस बात को याद रखिएगा कि फॉस्फीन में किसी प्रकार का कोई भी हाइब्रिडेशन नहीं होता है। फॉस्फीन का बॉन्ड एंगल 90 डिग्री होता है, क्योंकि ड्रैगो रूल ये कहता है यदि किसी मॉलिक्यूल के पास 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल हो तो उसमें हाइब्रिडेशन की जगह पे ओवरलैपिंग मान लेते हैं। मुझे पूरा उम्मीद है कि जब आप इसको रिवीजन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ठीक है, यहाँ तक कुछ तो बोलो, हाँ ना? हाँ हाँ, सर। ठीक, हाँ सर। ओके। तो बच्चों एक बात और बता देता हूँ, लास्ट बता देता हूँ, जो भी है वो नंबर देख लीजिएगा। लास्ट बात क्या है बच्चों कि जैसे ये फॉस्फीन है ना, फॉस्फीन, अगर आप इसकी रिएक्शन पानी से कराते हैं ना, H2O से, HME मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में, तो बच्चों होता क्या ना कि ये है P4, P4 मतलब रेड फास्फोरस और H2 में अलग हो जाता है। ये मैंने ऐसे बनाते हैं, ऐसे कर लेता। चलिए, तो बच्चों हमारा फॉस्फीन का बिल्कुल टेंशन खत्म हो गया। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको फॉस्फीन समझ में आ गया होगा। नाइट्रोजन फैमिली पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है, नाइट्रोजन फैमिली पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। अब अगला नंबर है ऑक्सीजन फैमिली। ठीक है, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फास्ट। आगे देखें, हाँ सर। तो किसी को डाउट तो नहीं है ना यहाँ तक? नहीं सर। ठीक है, तो बच्चों मुझे बताओ, क्या आपको जो नाइट्रोजन फैमिली में जो भी मैंने टॉपिक पढ़ा सब क्लियर हो गया? कोई दिक्कत किसी को? हाँ सर। ठीक है, तो नाइट्रोजन फैमिली से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कर लोगे? एनसीईआरटी बुक आपने पढ़ा है? नहीं पढ़ा, चलो अच्छी बात है। बच्चों ये है ऑक्सीजन फैमिली। अगला टॉपिक कौन कौन सा होता है ऑक्सीजन फैमिली में? ऑक्सीजन, और टेलुरियम। सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। चलो अब मैं पूछता हूँ, जरा बताना, बोलो इसमें कौन सा मेटल, कौन सा नॉन मेटल, कौन सा मेटलॉइड? देखो मैं बता चुका हूँ, पहले बता चुका, पहले दिन ही बता चुका, तो कैसे डिसाइड करते हैं? तो सब मेरे ही भरोसे बैठे रहो करो यार, बताया तो था। पहले 3 नॉन मेटल, कौन सा? चौथा मेटलॉइड और 5वां मेटल। एक मिनट फिर से जरा बताओ, फिर से बताओ तो क्या बताया वो? सर टेलुरियम मेटलॉइड आएगा। टेलुरियम क्या रहेगा? मेटलॉइड। मेटलॉइड। ये दोनों मेटलॉइड ना? हाँ सर, ऊपर वाले हाँ। नॉन मेटल और नीचे वाले मेटल। और ये ऊपर वाले क्या होते हैं? नॉन मेटल होते हैं सर। नॉन मेटल। और ये मेटल होता है सर। मैं आपको बता चुका हूँ, शुरुआत में मैंने आपको बता दिया। चलिए बहुत अच्छी बात है, आप इसकी भी स्क्रीनशॉट ले